दो गवाहान ने बताया अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो उस सूरत में रद्द-ए-अमल क्या होगा। हुकूमत का तख्ता उल्टने की साजिश, रियासत के खिलाफ जंग, इश्तियाल अंगेज पैगामात दिए। इमरान खान पर इतने संगीन इल्जामात हैं, इमरान खान को हर सूरत जेल में रखना है। सियासतदानों को मिल के बैठ के इकट्ठे जो है वो चीजें तय करनी होंगी। इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इमरान खान इस बगावत के मास्टरमाइंड है। कौन मास्टरमाइंड था, कहाँ साजिश तैयार हुई, तो मुकदमा तो अभी चला ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और 9 मई के मुकदमात के सिलसिले में इमरान खान को अबूरी ज़मानत तो नहीं मिल सकी थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ उसकी आज तफसीली तौर पर वजूहात सामने आ गई हैं जब तफसीली फ़ैसला जारी हुआ है। इस फ़ैसले में जज लिखते हैं कि 2 गवाहान ने बताया कि गिरफ्तारी से पहले ज़मान पार्क में 2 मीटिंग्स हुई जिसमें ये डिस्कस किया गया कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो उस सूरत में रद्द-ए-अमल क्या होगा। और ख़ान साहब की मौजूदगी में डिस्कस हुआ कि अगर ऐसा होता है, यानी अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो फिर रद्द-ए-अमल के तौर पर एहतजाज किया जाएगा और ख़ास तौर पर सरकारी इमलाक और मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। और यहाँ पर जो एहतजाज होगा उसमें सरकारी तनसीबात और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला भी शामिल होगा। फिर आगे ये कहा जाता है कि बाद में ख़ान साहब के अपने बयानात भी ऑन रिकॉर्ड ऐसे मौजूद हैं जिसमें ख़ान साहब ये वार्न करते हैं कि अगर उनको गिरफ़्तार दोबारा किया गया तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल बन जाएगी, जो कि एविडेंस के तौर पर मौजूद है और दिया भी गया है प्रोसिक्यूटर की जानिब से। कहा ये सारे बयानात, तर्ज़ अमल ये ज़ाहिर करता है कि ये एक बाकायदा तौर पर मंसूबा था लोगों को उकसाने के लिए और उनके जज्बात भड़काने के लिए। और अगर ऐसा हो तो इस अमल की मौजूदगी में जो नॉर्मल शहरी को या किसी आम शहरी को हुकूक या सहूलियात मौजूद होती हैं कानून के अंदर, ये जो मुल्ज़िम है वो उसका हकदार नहीं है, क्योंकि ये सब दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। बाकायदा तौर पर रियासत, उसकी इमलाक, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला और उसके लिए उकसाना आवाम को, ये सब दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। ये इस फैसले के अंदर लिखा है। खैर, इसकी मौजूदगी में बिल्कुल इस सहूलत के, यानी बेल की सहूलत के हकदार नहीं हैं ख़ान साहब। ये अब सवाल ये जन्म देता है फ़ैसला कि इस सख्त लैंग्वेज के और सख्त रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस के जो कि इस फ़ैसले में दिए गए हैं, उसके सियासी तौर पर क्या असरात होंगे। और 9 मई के सिलसिले में ख़ास तौर पर जो सारी की सारी सियासी सूरत हाल बनती है उसमें क्या तहरीक इंसाफ का जो मुकदमा है उसको ये बेल की ज़मानत, बेल की जो दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला आना उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर भी करता है। इसी के ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों से बात करते हैं। सवाल कुछ यूँ कि PTI के लिए सियासी तौर पर क्या ये नुकसानदेह हो सकता है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल के ऊपर इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब और महमूद सरफराज साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी भट्टी साहब, क्या राय है आपकी, क्या ये नुकसानदेह साबित हो सकता है जो ख़ास तौर पे लैंग्वेज इस्तेमाल की गई और ये कहा गया है कि ये तो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है, जिस तरह से 9 मई को सारी की सारी प्लानिंग हुई और बाकायदा तौर पर लोगों के जज्बात को उकसाया गया। मैडम शेख, कुछ सवालात हैं जो अभी तक जिनके जवाब नहीं मिले। पहली बात तो ये है कि ये एक नीचे वाली अदालत का फ़ैसला है और जो कुछ उस फैसले में है वो बहुत मर्तबा हम सुन चुके हैं। और ये भी बताता चलूँ कि नीचे वाली अदालतों में 10 मुकदमात, 9 मई के मुकदमात में से इमरान खान बरी हो चुके हैं और उनमें बताया गया कि शवाहिद काफ़ी नहीं है। अब ये है कि हुकूमत का तख्ता उल्टने की साजिश की, रियासत के ख़िलाफ़ जंग की, इश्तियाल अंगेज़ पैगामात दिए और आर्मी तनसीबात पर हमला किया, मतलब दहशत गर्दी की। अब मैडम शेख ये छोड़ देते हैं कि 9 मई को 14 महीने हो चुके हैं, तकरीबन 14 महीने। 9 मई के मास्टरमाइंड, 9 मई के मनसूबा साज, 9 मई के सहूलतकार अभी तक सामने नहीं लाए जा सके। हालांकि हमें 9 मई के फ़ौरन बाद बताया गया था और कई मरतबा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो चुकी हैं, कई मरतबा हुकूमत भी बता चुकी है कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं, नाकाबिल तरदीद शवाहिद। बताया गया था हमें कि जियो फेंसिंग भी हो चुकी है, बताया गया था हमें मोबाइल डेटा भी मौजूद है, बताया गया था हमें कि कौन किसको पैगाम दे रहा था उस दिन, वो भी हमारे पास है, लेकिन अभी तक सामने नहीं लाया जा सका। ख़ास तौर पर इन 3 लोगों के बारे, 3 जो हल्के हैं कि मास्टरमाइंड, सहूलतकार और मनसूबा साज।
और ये भी छोड़ देते हैं मैडम शेख, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज लाहौर हाई कोर्ट को क्या क्या लिख चुके और लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब क्या कुछ कह चुके। और ये भी छोड़ देते हैं मैडम शेख कि इंसदाद दहशतगर्दी के जज का ये फैसला ऊपर वाली अदालत में आकर रहता है या उड़ जाता है। और मैडम शेख ये भी छोड़ देते हैं कि 9 मई के जो मुल्ज़मान इस वक्त गिरफ़्तार हैं उनके अजीज़ व अकारब जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो दुहाइयाँ दे रहे थे और बता रहे थे कि ट्रायल करें अगर आप करना चाहते हैं, 11 महीने से रिमांड पर हैं, अगर आप ट्रायल करना चाहते हैं तो वो करें ताकि इनकी किस्मतों का फ़ैसला हो। और मैडम शेख इसे भी रहने देते हैं कि 8 फरवरी 2024 को रियासत मुखालफ तख्ता उल्टने वाले दहशतगर्दी करने वाले को वोट क्यों पड़े। 9 मई मैडम शेख बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, एक शर्मनाक और स्याह दिन है, अफसोसनाक दिन है और 9 मई के किसी भी मुल्ज़म को सज़ा से नहीं बचना चाहिए और किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अब एक तरफ इमरान खान पर इतने संगीन इल्ज़ामात हैं और इमरान खान को हर सूरत जेल में रखना है और पंजाब काबीना, ये हुकूमत वफाकी हुकूमत के वज़रा कह रहे हैं, और पंजाब काबीना इमरान खान पर बगावत का मुकदमा और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने तक की बातें पंजाब काबीना के जो दस्तावेज़ात हैं उनसे सामने आ चुकी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ तो ये सारा कुछ है कि ये रियासत मुखालिफ भी है, दहशतगर्द भी है, हुकूमत का तख्ता भी उल्ट रहा था और इस इश्तियाल भी फैला रहा था। दूसरी तरफ 8 मरतबा हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश कर चुकी है इमरान खान को। 4 बार जेल में मुज़ाकरात की पेशकश बाकायदा इमरान खान और बुशरा बीबी उनकी बता चुके हैं। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? अगर तो ये सारा कुछ जो जज साहब कह रहे हैं और जो हमने सुना है अगर ये है तो शवायद सामने लाएं, सज़ाएं दिलवाएं। और अगर यानी 9 मई के वो 5 मुल्ज़मान की सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई थी और ज़मानत मिली थी जिसमें जज साहबान ने जो रिमार्क्स दिए थे, अगर इसी तरह के रिमार्क्स कभी नीचे हक में आ जाते हैं, कभी मुखालिफ आ जाते हैं, कभी नीचे मुखालिफ आ जाते हैं, ऊपर हक में आ जाते हैं, तो ये क्यों? और ये दो अमली क्यों है हुकूमत की और मुज़ाकरात करने वालों की कि 4 मरतबा उनसे मुज़ाकरात, 8 मरतबा हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है। और अभी तक सवाल ये पैदा होता है, जो अहम सवाल है कि वो शवाहिद, वो नाकाबिल तरदीद ठोस शवाहिद सामने क्यों नहीं लाए जा सके, क्यों नहीं इस पे कोई वो उस पर एक लाया जा सका कि ये इसने इस 9 मई वाले दिन फलां ने ये किया, फलां ने ये किया और फलां ने ये किया। अब अगर हम एक अदालत के फैसले पर, अब यही मिसाल के तौर पे यही ज़मानतें जब हाई कोर्ट में आती हैं और वो उड़ा देते हैं तो फिर हम उस पर क्या डिस्कस करेंगे कि वो गलत, वो गलत था। सवालात उठाए हैं वो बहुत अहम है, थोड़ी हमारी तज्जिया अपना शेयर करके रहनुमाई कीजिएगा ना। सवालात तो हमारे जहनों में भी हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये दोहरी पॉलिसी या कंफ्यूजन क्यों है? मैडम शेख, मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत का तो खैर कोई वाली वारिस ही नहीं है। हुकूमत तो जो हाल है हुकूमत का, जो मसाइल हैं हुकूमत के, हुकूमत का तो कोई 19-20 हो ही नहीं रहा। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट का एक क्लियर स्टांस सामने नज़र आता है और वो कहते हैं कि वो या माफ़ी मांगें और हर एक को कटहरे में लाएंगे। और मैं इसके हक में हूँ कि कोई भी जिसने 9 मई किया है, छोड़ दें कि वो इमरान खान की दरख्वास्त पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में कि जुडिशल कमीशन बनाएं या उनके जो एतराज़ात हैं उसको छोड़ दें, लेकिन वहाँ तो एक क्लियर स्टांस है कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और हुकूमती वज़रा कई मरतबा कह चुके हैं कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। जब आपने तय कर लिया है, जब आपको पता है, जब आपके पास शवाहिद मौजूद हैं कि कोई जो है वो दहशत गर्दी करता रहा है या दहशत गर्दी पर उकसाता रहा है, वो रियासत मुखालिफ है, तो फिर उसने तख्ता उल्टने की बात की, तो फिर क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है या क्यों नहीं इस सिलसिले में पेशरफ्त हो रही है? आप क्या समझते हैं? मैडम शेख, मुझे लगता है कि अब इसमें जो 14 महीनों के बाद मुझे लगता है कि वो शवाहिद नहीं हैं, ऐसे शवाहिद नहीं हैं जो अदालतों में आजकल जो अदालतों का माहौल है और जिस तरह अदालतें सवालात कर रही हैं और जिस तरह अदालतें शवाहिद मांग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे वो 5 मुल्ज़मान की ज़मानत देते हुए कहा था कि क्या बयानात पर, क्या आप रैली निकालने पर, क्या आप जलसा करने पर
आप ये समझ रहे हैं कि ये दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी तो कोयटा में वकला के खिलाफ हुई, दहशतगर्दी तो सानिया APS में हुई, तो क्या आप उसको और इस दहशतगर्दी को मिला रहे हैं? तो मुझे लगता है कि शायद अभी तक वो शवाहिद या ठोस शवाहिद उतने उस तरह के नहीं होंगे कि जिस तरह के अदालतों में पेश करें और सजाएं हो सकें। मेमन, आपकी क्या राय है, क्या सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है ये? देखिए अलीना, अगर इसको देखा जाए तो जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में तो पीटीआई को कोई सियासी नुकसान उस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि उनको इलेक्शंस के अंदर जो है उनको वोट भी भरपूर तरीके से पड़े। फिर ये है कि हालांकि उनके पास इंतखाबी निशान उनका नहीं था, लेकिन आज़ाद हसीयत के अंदर भी जो है सबसे ज़्यादा सीटें जो वफाक मिली वो पीटीआई ने ली, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने अपनी हुकूमत भी बनाई। लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका ज़रूर एक सियासी नुकसान जो है वो ये है कि इसी अटैक्स की वजह से, इसी वजह से जो है खान साहब जो है वो जेल के अंदर है, और जिस तरह से मज़ीद केसेस भी बन रहे हैं, सारा कुछ है, तो वो जेल में इनकासरेटेड होने की वजह से उनकी एक पार्टी को भी नुकसान हो रहा है। और वो इसलिए कि पार्टी बिल्कुल इस वक्त लग रही है कि लीडरलेस है या डायरेक्शनलेस है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह की इन फाइटिंग उनकी पार्टी के अंदर हो रही है, या जो आपस में जिस तरह बयानबाजी होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने भी आती हैं, आपको पता ही है। तो वो नुकसान ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म नुकसान है। लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई उनको सियासी नुकसान हुआ है। अच्छा, ये क्या आपकी भी ऑब्जर्वेशन है कि एक कंफ्यूज सी पॉलिसी इस वक्त रियासत की इमरान खान से मुतालिक, और अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए अलीना, जहाँ तक बात है कि जो सियासी रिकन्सिलिएशन की बात होती है, ये जो हम भी इस शो के ऊपर कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि सियासतदानों को मिल के बैठ के इकट्ठे जो है वो चीज़ें तय करनी होंगी। उसके अंदर जाहिर बात है टाइम लगेगा, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आज अगर वो सारे साथ बैठ जाते हैं तो सारे मामलात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम एक हाइब्रिड निज़ाम के अंदर जिस तरीके से, जिस बुरी तरह से इस दलदल में फंस चुके हैं, उसकी वजह से हमारे सारे जो फ्रीडम्स है अलीना, वो आहिस्ता आहिस्ता छीने जा रहे हैं। मतलब वो बेशक आप देखिए एक्स की सस्पेंशन हो, बैन हो, या फिर एक फायरवॉल इंस्टॉल हो रही हो, या जिस तरह से फ़ोन टैपिंग का पूरा मामला है, किस तरीके से जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, प्रिवेसी है, बाकी इस तरह की जो चीज़ें, वो आहिस्ता सब कुछ इरोड करता जा रहा है। तो इसलिए इस निज़ाम को अगर रोल बैक करना है इवेंचुअली, जिसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये कोई इतना आसान नहीं है, जब आपने इतनी ज़्यादा स्पेस आप सीड कर देते हैं किसी को, तो वो स्पेस आपको वापस इतनी आसानी से मिलती नहीं। उसके लिए मेरे ख्याल में ये हुकूमत की जो ऑफर है, ये पीटीआई को लेनी भी चाहिए, कि इनको बैठना चाहिए साथ, क्योंकि जिस चीज़ की वो शिकायत कर रहे हैं, जिन ग्रीवेंसेस की वो बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर वो बात कर रहे हैं, तो वो किरदार तो स्ट्रेंथन होता जा रहा है जैसे जैसे हाइब्रिड निज़ाम जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसको तकवीत मिल रही है। तो अगर इस निज़ाम को अंडू कर, तो फिर ये सारे सियासतदान इकट्ठे बैठेंगे तो ही कुछ होगा और आगे का रास्ता निकलेगा। कोई रूल्स ऑफ द गेम तय करेंगे, कोई एक दूसरे से जो है वो बात करेंगे, ये कर दें वो कर दें, कोई तय तो करे ना। उसके बगैर तो कुछ नहीं होगा। उसके बगैर तो मुझे लगता है कि ये मजीद सीमेंट होगा हाइब्रिड निज़ाम, और फिर सियासतदानों के ओवरऑल नुकसान है। और हमने ऑलरेडी देखा है कि आवाम तो डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया, उनके वोट को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया, और अगले इलेक्शन में अगर ये ऐसे ही निज़ाम चलता रहा तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। शहजाद, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? ये जो फैसला गो के प्री अरेस्ट बेल से मुतालिक फैसला, लेकिन इसके अंदर बड़ी सीरियस ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं हुक्म में, आप किस तरह से देखते हैं इसको आगे टर्न आउट होता हुआ? क्या ये इम्पैक्ट कर सकता है सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब को? अलीना बहुत शुक्रिया। अलीना, वक्ती तौर पे तो नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को, क्योंकि जाहिर सी बात है जब केसेस बनते रहेंगे, जमानतें नहीं मिलेंगी, तो इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। अब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पिछले कई दिनों से ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि अगर इद्दत केस का फैसला हमारे हक में आ जाता है, सजा खत्म कर दी जाती है, बरी हो जाते हैं इमरान खान, तो फिर उनके जेल से बाहर आने के इम्कान बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर सजाएं चलती रहेंगी और जमानतें कैंसिल होंगी तो वो बाहर नहीं आएंगे। और मेरे ख्याल से इसमें ये एक वक्ती नुकसान है, सियासी कोई लॉन्ग टर्म इसका नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन आप ये देखें ना कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कुछ गवाह गए और उन्होंने गवाही दी जिसकी बुनियाद पर अबूरी जमानत उनकी जो है वो कैंसिल की गई है। लेकिन पिछले हफ्ते राना सनाउल्लाह ये बाकायदा बता चुके थे कि हुकूमत की ये कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा अरसा इमरान खान को जेल में रखा जाए, और उसका मकसद ये है कि वो बाहर आएंगे, अफरा तफरी करेंगे, इंतशार की सियासत करेंगे, जो मुल्क इस वक्त उसका मुतामिल नहीं हो सकता। तो ये पॉलिसी तो है बड़ी वाज़ेह हुकूमत की। और इससे पहले भी आपने देखा कोई एक केस खत्म होता है दूसरा बन जाता है।
कहीं अगर कोई बरियत होती है या कहीं जमानत मिलती है तो कोई और जमानत कैंसिल हो जाती है। तो ये ट्रेंड तो चलता आ रहा है। हुकूमत अपनी इस पे पॉलिसी बड़ी वाजे कर चुकी है। अब जहां तक बात है कि ये केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, देखिए पिछले साल 1 साल से ज्यादा हो गया है इसको। ना सिर्फ ये बताया गया था कि दहशतगर्दी का मामला है, बल्कि ये उस वक्त के वजीर आजम जो आज भी वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से बताया गया था ये बगावत का मामला है और इमरान खान इस बगावत के मास्टर माइंड है। तो हर कोई ये सवाल करेगा कि अगर इतने ठोस सबूत हैं आपके पास, मास्टर माइंड है, क्योंकि ये बात एक अरसे से सुन रहे हैं कि क्या ब्रीफिंग हुई थी, वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियो मौजूद है कि कैसे अपनी पार्टी को हिदायत दी गई थी। तो आपको पता है कि कल भी हम बात कर रहे थे इसी शो में, बहुत सारे बेशतर ऐसी वीडियोस ऑडियोज हैं जो लीक हो चुकी हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं आई। इनफैक्ट आपको ये पता होगा, ये सोशल मीडिया पे हर जगह था, टेलीविजन टॉक शोज में डिस्कस हुआ कि कुछ जो मैसेजेस दिखाए गए थे कि फला पीटीआई के लोगों ने कहा है कि जीएचक्यू पहुंचो, वो जिनके मैसेजेस थे वो आज बाहर है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वो तकरीरें भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात लगती है। दूसरा, कल आपने देखा एक और जो मामला था 190 मिलियन पाउंड केस का मामला, जिसमें परवेज खटक जो है बतौर गवाह पेश हुए हैं। उनका आप स्टेटमेंट पढ़ लें, वहां पर भी यही बातें की गई कि इमरान खान ने फैसला किया, लेकिन आधा स्टेटमेंट उनका ये है कि शहजाद अकबर ने सारा माहौल सेट किया और किसी मेंबर ने वहां पे एतराज नहीं किया, इसलिए वो कैबिनेट से मंजूर हो गया। दूसरा आधा हिस्सा उनकी गवाही का ये है कि मुझे आयो ने ये सारी चीजें बताई थी कि एक एनवेलप था और उसमें ये लिखा हुआ था कि ये पैसे तो बिजनेस टाइकून को जाने, फलाना। तो आधी गवाही उनकी शहजाद अकबर के खिलाफ है, आधी गवाही वो कह रहे हैं कि मैंने आयो के कहने पे दिए। तो ये जितने सिंप्लिसिटी तरीके से बताया गया था, मैं भट्टी साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से तहकीकात हो रही है, जो माजी में भी हम कह चुके हैं कि 9 मई में काफी सारे ऐसे लोग हैं, मुराद राज साहब का नाम मुझे याद आता है सबसे पहले, तो उनका कहा गया था कि उनकी कॉल्स ट्रेस हुई हैं और उनकी ऑडियो जो है वो ट्रेस हुई है कि वो लोगों को हिदायत दे रहे थे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो बच गए। खटक साहब ने पार्टी अपनी बना ली, वो बच गए। तो जब इस तरीके से मामलात आगे चलेंगे तो हमेशा एक शक व शुबा रहेगा कि क्या ये तहकीकात आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रही है या सिर्फ ये एक सियासी मामला है। तो मेरे ख्याल से यही वजह है कि ये केस आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ मौक़िफ़ आते रहे। पहले का बगावत है, आज कह रहे हैं हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश थी वो। तो महेश साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कल का फैसला सबसे अहम फैसला होगा और वो जाहिर है वो एक तरीके से, और सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए ये कल जो मखसूस नशिस्तों वाला कल सुबह 9 बजे फैसला आया जाने वाला है, वो बहुत बड़ा फैसला है और जाहिर है उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट मुसलसल मशावरत कर रही है, पूरी फुल बेंच। वो तो पूरी पार्टी के लिए बहुत अहम तरीन फैसला होगा। देखिए, ये जो 9 मई का वाक़या है, 9 मई के वाक़े को इतना ड्रैग कर दिया गया कि वो तासुर बढ़ने लगा कि 9 मई के कवर में लोगों को या तो मुकदमात में फंसाया जा रहा है या उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं। यानी वो सारे लोग जिन पे इल्ज़ामात था, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो निकल गया। अब आप बानी पीटीआई को ले लें, यानी इमरान खान पर अब तक मास्टरमाइंड होने का, कॉन्स्पिरेसी का, ये तो इल्ज़ाम लगा ही नहीं है अब तक। उन पे तो ये चार्ज अभी तक फ्रेम ही नहीं हुआ। यानी जो बुनियादी मुकदमा है कि ये कॉन्स्पिरेसी क्या हुई थी, एक तो ये था ना कि एग्जीक्यूशन, इसको एग्जीक्यूट किसने किया। एक ये है कि कौन मास्टरमाइंड था, कहाँ साजिश तैयार हुई, कहाँ ये सारी चीज़ें हुई। तो मुकदमा तो अभी चला ही नहीं है। अब आपने अबूरी ज़मानत देते हुए ऑलमोस्ट फैसला सुना दिया कि जी बगावत पे, भाई ये तो इल्ज़ामात हैं, ये इल्ज़ामात अभी प्रूफ थोड़ी हुए हैं। ये चीज़ें हो सकता है हो सकता है ना हो। मेरा ख्याल है जितना इस मुकदमे को ख़राब किया गया है कि आप 14 महीने हो गए हैं, आप अभी तक मास्टरमाइंड वाली का चालान ही, अभी तो इमरान खान चालान ही नहीं हुए इस केस में, अभी तो उन पे चार्जशीट ही फ्रेम नहीं हुई है कि उन पर एग्जैक्टली इल्ज़ाम क्या है 9 मई के हवाले से। तो ऐसे मौके पे जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, हाँ तो उनको पॉलिटिकली जाहिर है, जिस तरह भी शहजाद और भट्टी साहब ने उन्होंने कहा कि आप जाहिर है किसी को जेल में रखेंगे तो उसकी पार्टी जिस तरह इस वक्त उनको नुकसान हो रहा है वही नुकसान होगा। लेकिन इस तरह के मुकदमात पॉलिटिकल लीडर्स के हवाले से, और अगर गवर्नमेंट उनकी राइवल्स की गवर्नमेंट्स हो तो नुकसान नहीं होता बल्कि उल्टा फ़ायदा होता है। इसलिए बेहतर था कि 9 मई का मुकदमा जो है विद इन 6 मंथ्स 9 मई के मुकदमे के फैसले हो जाते। जो लोग मुलविस थे उन्हें सजा हो जाती, जो नहीं थे उन्हें छोड़ दिया जाता। तो मेरा ख्याल है ज्यादा हुकूमत को फायदा होता और उस सूरत में तहरीक इंसाफ को नुकसान होता। सर, आप क्या समझते हैं क्यों नहीं हुआ, जब ये दावा भी किया जा रहा था कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है?
अलीना, इसलिए मुझे मेरा ये ख्याल है कि इस केस को पॉलिटिसाइज कर दिया गया। इस केस में लोगों को पकड़ के जी आप 9 मई में मुलव्विस हैं, आप 9 मई में मुलव्विस हैं, उसकी वजह से पूरा केस खराब हो गया। जिस तरह मैं माजी में भी मिसाल दे सकता हूँ कि एमक्यूएम लंदन के साथ यही हुआ ना, 2016 का आप मुकदमा ले ले, आज तक मुकदमा नहीं चल पा रहा। आपने 400-500 लोगों को उठा के उसमें गद्दारी के उसमें डाल दिया ना, मुकदमा चल रहा है। जब कोई आपको उसको यूज करना होता है तो आप कोई हेयरिंग फिक्स कर लेते हैं। तो जब मुकदमात को आप पॉलिटिसाइज करते हैं तो उसके नुकसानात खुद हुकूमत को भुगतने होते हैं, उस पार्टी को नुकसान नहीं होता। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपने दूसरे सवाल के साथ। वेलकम बैक। नून लीग के कायद नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले जिला वतनी काटने के बाद वतन आए और उन्होंने इलेक्शंस में अवाम से बड़े बड़े वादे दावे किए। न सिर्फ ये कि वो मुल्क की जो मईशत है उसको वापस तरक्की की पटड़ी पर लाएंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अवाम जो महंगाई के सताए अवाम, जो इस वक्त रिलीफ मांग रहे हैं अवाम, उसकी भी वो मदद करेंगे और उसके लिए भी वो रिलीफ के ऊपर ख़ास तौर पर काम करेंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर देखिए, हुकूमत नून लीग और उसके इत्तेहादियों की मेजरली स्टेक नून लीग का, वज़ीर आज़म नून लीग के, लेकिन नवाज शरीफ कहाँ हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल। अब ख़बर ये है कि नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जो सरबराह हैं पार्टी के नवाज शरीफ हाज़िर नहीं थे उसमें। इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट के इजलास, कौमी असम्बली के इजलास होते हैं, उसमें भी नवाज शरीफ गैर हाज़िर देखे नहीं जा रहे। फिर ये भी बड़ी गौरतलब बात कि मईशत से मुतल्लिक इतने सख्त फ़ैसले हुए जिसका बोझ अवाम के ऊपर पड़ा, लेकिन नवाज शरीफ बिल्कुल खामोश, कोई बयान नहीं, कोई कुछ नहीं। ये वही नवाज शरीफ हैं जो पिछले अदवार में फ़ौरन ट्विटर के ऊपर बयान जारी कर दिया करते थे और कहते थे कि ये महंगाई नामंजूर, या ये अवाम के ऊपर सख्ती नामंजूर, या इसको ठीक करो। अब नवाज शरीफ की खामोशी की वजह क्या है, ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं। शहजाद, क्या राय है आपकी? देखें, ये बिल्कुल आपने तो दुरुस्त बात की, क्योंकि नवाज शरीफ जब लंदन में थे और बताया जाता है पाकिस्तान आएंगे तो कैंपेन करेंगे, सियासी मामला को आगे बढ़ाएंगे। 21 अक्टूबर का जलसा हुआ, उसके बाद एक तवील अरसे तक आपने देखा कि कैंपेन भी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से शक व शुबात पैदा हो रहे थे कि क्या इलेक्शन भी वक्त पे होंगे या नहीं होंगे। फिर इलेक्शन हो गए। अब इलेक्शन के बाद भी आप देखें, मुख्तलिफ लोगों के बयान आते रहते हैं कि अब वो सियासत में एक्टिव होंगे, तब वो सियासत में एक्टिव होंगे। पार्टी के सदर भी मुंतखब हो गए, लेकिन ना सियासत में एक्टिव हो रहे हैं, ना मुल्की मामलात में। उसकी एक बड़ी वजह तो यही नजर आती है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था और उसमें जो पीटीए पीएमएल ने एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें बड़ा मैंडेट मिलेगा, वो मैंडेट नहीं मिला। बल्कि नवाज शरीफ साहब एक सीट तो मानसेरा की हार गए, जो दूसरी सीट है लाहौर की, वो भी एक डिस्प्यूटेड सीट है। तो मेरे ख्याल से बदल हो गए पाकिस्तान की सियासत से, और 2017 तक वो एक लगता है कि फंस के रह गए। इसमें कोई शक नहीं है, उनको जिस तरीके से निकाला गया गलत था, नहीं होना चाहिए था, मुल्क को नुकसान हुआ। लेकिन जो लीडर है वो एक जगह पे स्टक नहीं हो जाता, वो आगे की बात करता है, फ्यूचर का विजन देता है। लेकिन आप उनकी तकरीर सुन ले 21 अक्टूबर की, आप उनकी तकरीर सुन ले इलेक्शन के बाद की, जिस दिन सदर मुंतखब हुए, वो 2013 से शुरू करते हैं या माजी से शुरू करते हैं, 2017 तक की बात करते हैं, उसके बाद नहीं करते। जबकि उसके बाद भी 2 और उनके वजीर आजम आ चुके थे, आज उनका तीसरा वजीर आजम है। तो मेरे ख्याल से जो हालात हैं इस हाइब्रिड रजीम में, वो फिट नहीं बैठते। अपनी उनकी हुकूमत है, कुछ कर नहीं पा रहे, फैसले जो हो रहे हैं उसकी वो बैकिंग नहीं कर पा रहे। इससे पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि 5 रुपये पेट्रोल बढ़ता था, कहते थे मीटिंग से उठ के चले जाते थे। अब जब उनके भाई दोबारा फैसले कर रहे हैं और सख्त फैसले हैं, उस पर वो खामोश है। तो मुझे तो लगता है फ्रैंकली कि नवाज शरीफ साहब जो इस मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर है, उनकी बाकायदा बहुत बड़ी फॉलोइंग है, वो देख नहीं पा रहे, उनका कोई अब विजन नहीं है इस मुल्क के हवाले से कि कैसे मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे बेहतरी हो सकती है। बददिल भी हैं ना, वो मुस्तकबिल में देख पा रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है महमल, क्योंकि जब हम इलेक्शन की ट्रांसमिशन के अंदर भी और उससे पहले भी जब हम बात करते थे नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर, तो हमेशा ये बात करते थे कि नवाज शरीफ की सियासत अब कहाँ खड़ी है, व्हाट इज़ नेक्स्ट। फिर ये भी राय सामने आती थी कि नवाज शरीफ की सियासत अब ख़त्म है, उनके पास शायद और कुछ देने को नहीं है, ऑफ़र करने को नहीं है। इससे इख्तलाफ भी किया जाता था। बट आज क्या ये उसकी वाकई में अमली नमूना है कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म, क्या अब उनके पास कुछ और ऑफ़र करने को नहीं है? देखिए ना, सियासत तो किसी भी सियासतदान की इस तरह ख़त्म नहीं होती, लेकिन जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की खामोशी की जो वजह है, तो खामोश ना रहे तो इस वक्त तो और करें क्या। उन्होंने कहा था कि वो सादा अक्सरियत की हुकूमत बनाने आए थे, वो तो उनको मिली नहीं।
बेटी उनकी वज़ीर आला पंजाब ज़रूर बन गई और भाई को उन्होंने जैसे तैसे वज़ीर आज़म बनवा दिया, लेकिन इलेक्शन से पहले जो उन्होंने वादे किए थे कि आवाम को रिलीफ देंगे और इस तरह से जो है हम आगे बढ़ेंगे, तो वो तो पूरे हुए नहीं। वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो तो खुद ही PMLN ने दफन कर दिया। तो अब करें क्या? मतलब बोले तो तब ना जब बोलने को कुछ हो, तो बोलने को कुछ है नहीं तो क्या बोले? नहीं, लेकिन वो ये तो बोल सकते हैं ना कि जिस तरह पहले बोलते होते थे, जैसे मैंने अभी भी कहा कि रिलीफ दो, आवाम को रिलीफ दो, उनके लिए कुछ करो, वो भी नहीं बोल सकते। नहीं अलीना, तो ऐसा को बोल कैसे सकते हैं? मतलब कि आप बजट देख लें, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह की जो है वो डिसीजंस ली गई हैं हार्ड किस्म की। IMF का प्रोग्राम है, उनको भी नजर आ रहा है कि वो किस तरह से आपको रिलीफ की बात करे या कोई भी ऐसी चीज करे आवाम के ऊपर। तो हम सबके सामने किस तरीके से बोझ डाला जा रहा है, बल्कि एक्चुअली जो कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, जो कुछ चीजें होनी चाहिए थी, जो टैक्स नेट में कुछ नए सेक्टर्स आने चाहिए थे, उसकी बजाय जो है जिस तरीके से सैलरीड क्लास के ऊपर बोझ डाला गया, बाकी चीजें, तो आवाम को या कॉमन मैन को, आम आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला ना। तो क्या बोले? तो हम क्या समझे कि नवाज शरीफ मजबूर हो गए, उनके हाथ बंद गए? अलीना देखिए, इस वक्त एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस है और उसके ऊपर तो शहजाद भी जिस तरह पहले भी बात कर चुके हैं कई दफा। दूसरी चीज जो हाइब्रिड रिजीम की बात जो हम कर रहे हैं, काफी अरसे से कर रहे हैं, हाइब्रिड रिजीम के अंदर सियासतदानों के हाथ क्या बन रहे हैं, बल्कि वो सियासतदान जो है सब कुछ जो है जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से सारे के सारे राइट्स दिए जा रहे, साइन अवे किए जा रहे हैं, अपने भी पावर्स दिए जा रहे हैं जिस तरीके से, तो ये वापस लेना बहुत मुश्किल होगा किसी भी सियासी जमात के लिए। किसी जस्टिफिकेशन है? मैं मज़ीद साहब या भट्टी साहब जो भी, चले भट्टी साहब से स्टार्ट करते हैं क्योंकि भट्टी साहब के महबूब कायद है ना, कि क्या ये जस्टिफिकेशन है नवाज शरीफ की किनारा कशी या उनकी खामोशी की या सियासी मंजरनामे से गायब होने की? पहली बात तो ये कि मैडम शेख, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए पहचाने लीडर और सियासतदान में फ़र्क। लीडर ऐसे नहीं होते, लीडर हमें नसीब ही नहीं हुआ। इस वक्त मुल्क लीडरलेस है और मुल्क डायरेक्शनलेस है। ये सियासतदान है, बड़ी कुर्सियों पर छोटे लोग बैठे हुए हैं। इकनॉमिक क्राइसिस है, तो भाई आप किस मर्ज़ की दवाएं? लंदन में बैठ के तो आप हमें बताया करते थे कि सारी खुशहाली, सारी तरक्की, सारा कुछ मेरे वजूद से है और मैं हूँ जिसने कायदे आज़म के बाद इस मुल्क को संभाला, बल्कि कायदे आज़म को भी ये मशवरा दिया कि आपको अलहदा मुल्क बनाना चाहिए। और हाइब्रिड निज़ाम तो किसने कहा था? मैं लंदन में बैठकर, किसने 3.5 साल हुकूमत अपोजिशन में चलाया था कि ये ख़त्म करना है हमने? 26 नुकात किसके थे? कौन इतनी लंबी लंबी वीडियो लिंक की तकरीरें फरमाया करते थे? कौन करते थे? नवाज दो नवाज शरीफ और नवाज शरीफ नज़र ना आए। आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ और नवाज शरीफ नज़र ना आए। चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और नवाज शरीफ नज़र ना आए। अब आया नवाज शरीफ, तरक्की और खुशहाली आएगी और नवाज शरीफ नज़र ना आए और आवाम का सत्यानाश हो चुका। अच्छा, और लंदन से मीनारे पाकिस्तान पर जो जो प्रोटोकॉल मिला, उन प्रोटोकॉल वालों को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि होना राम जे। और जिस जो मज़का खेज़ प्रोटोकॉल और जो भोंडे अंदाज में उनके केस ख़त्म किए गए, जिस तरह नाहली ख़त्म की गई, होना राम जे। अच्छा, फिर अब MNA बन गए हैं मशकूक सीट पर, पार्टी सदर बन गए हैं, मगर नवाज शरीफ नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, 8 मरतबा हमें बताया गया कि नवाज शरीफ मुतहरक होने लगे हैं। पता नहीं किस, वो मुतहरक होना क्या होता है, और ना मुतहरक हुए ना नज़र आए। आप चाहते क्या हैं, क्या और आपको चाहिए? हम ये मुल्क आपको क्या दे? और आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आप तो किसी दुनिया के मुहज़्ज़म मुआशरे में होते जो कि आप पे इल्ज़ामात थे, आप सारी उम्र सियासत के लिए आउट थे। अक़लियत में होकर आपने हुकूमत बना ली, छोटे भाई को वज़ीर आज़म बनवा लिया, बेटी को वज़ीर आला बना लिया, सब केस ख़त्म करा लिए, नाइली ख़त्म हो गई, बच्चों समेत आज़ाद हैं आप, कभी मरी होते हैं कभी लाहौर होते हैं, और मशकूक सीट पर MNA हैं, पार्टी सदर हैं। और क्या दे ये कौम आपको? लीडर वो होता है जब मुश्किल वक्त आए तो खड़ा हो, लीडर वो होता है जब मुश्किल वक्त आए तो रास्ता निकाले, लीडर वो होता है जो सच बोले कि मेरे भाइयों मुश्किल वक्त है, मैं इसमें बेबस हूं लेकिन मैं आपके साथ हूं, मैं भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। अब इस पर इतना भी वो नहीं कर सकते कि हुकूमत ने जो अपने खर्चे कम नहीं किए और आम पर बोझ डाल दिया, इस पर ही आवाज़ उठा लें। इतना भी नहीं कर सकते कि जो ऐवान सदर का बजट बढ़ा है, वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ा है, अरकान पार्लियामेंट का बजट और हमारा कम हो गया है, इस पर भी बात कर लें। इतना भी नहीं कर सकते
सकते कि हद के इज्जत बिल कानून की मुखालफत कर दें, इतना भी नहीं कर सकते कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी आर्डिनेंस की मुखालफत कर दें, इतना भी नहीं कर सकते कि ये जो बस कर दो, मुझ पे भी बगावत के मुकदमे बनाए गए थे, बेटी मेरी अपनी काबीना को रोको, इमरान खान पर बगावत का मुकदमा ना बनाओ, इतना भी नहीं कर सकते। लीडर वो होता है जब मुश्किल वक्त में खड़ा हो, लीडर वो नहीं होता जब मुश्किल वक्त आए तो जद्दा चला जाए, मुश्किल वक्त आए तो लंदन चला जाए, मुश्किल वक्त जब डील सब कुछ मुकम्मल हो वापस आए और मीनार पाकिस्तान पर कबूतर उड़ाए और फिर गायब हो जाए। मैडम शेख, माना 8 फरवरी को अवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया, माना उन्होंने अपना बयानिया दफन किया, अवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया, माना वो 2 तिहाई सादा अक्सरियत चाहते थे, उनको तो इतनी भी अक्सरियत ना मिली कि नंबर 1 पार्टी उनकी असम्बली में होती। लेकिन क्या लीडर ऐसे होते हैं? क्या ऐसे हमने इस मेरे महबूब कायद के लिए हमने इतने 40 साल ज़ाया कर दिए, जो आज छुट्टियों पे चला गया कि बजट इजलास हो रहा है, मैं आवाम को रिलीफ नहीं देता। तो कभी ये तो बता दो कि नींद आती है कि नहीं जब पेट्रोल बढ़ता है, नींद आती है कि नहीं जब बिजली बढ़ती है, नींद आती है कि नहीं जब लोग खुदकुशियां करते हैं। तो चूंकि इनकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने सारा कुछ अपना एजेंडा मुकम्मल कर लिया, तो अब वो कहते हैं भुगते हैं अवाम भी, भुगते मुल्क भी, और अब हम ये जस्टिफिकेशन दे रहे। वो कहें क्या भाई? वो ये कहें कि जो उन्होंने वादे किए थे हमारे साथ वो पूरे करें, जो उनका सब कुछ खत्म कर दिया, हमारे भी मसाइल खत्म करें। तो ना वो कल लीडर थे, ना आज लीडर हैं, ना कल होंगे, जवाब देने का मौका दे। या मैं महमल साहब से जवाब ले आऊं, फिर महमल आपके पास आती हूँ, ठीक है? क्या आप अभी कहना चाहती हैं? देखिए अलीना, सीधी सी बात है, इस पिछले 2 साल के अगर कोई वाहिद लूजर हैं तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। यानी मार्च 2022 से पहले तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि अगर इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, सबसे बड़ी जमात होगी और मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। ये जो कुछ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हुआ है, उस पूरी पॉलिटिक्स का आप जायजा लेने, कोई अगर इसमें लूजर इमर्ज होके आया है तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। उनके लिए अगस्त के बाद 90 रोज में इलेक्शन होते थे, सिर्फ उनके लिए इलेक्शन मुलतवी करवाए गए, आगे बढ़वाए गए इलेक्शन, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन आगे बढ़वाए गए। वो आए सितंबर अक्टूबर में, वो वापस आए। उनको अंदाजा ही नहीं था कि ग्राउंड पर सूरत हाल इतनी बदल गई है कि उन्होंने जब जलसे किए तो उनको अंदाजा हो गया। जाहिर है एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, उन्होंने हुकूमतें भी देखी हैं, अपोजिशन भी देखी है, दोनों चीज़ें देखी हैं। वो पंजाब के एक वक्त में सबसे बड़े लीडर थे और उन्हें नजर आया जब वो वापस आए कि ये तो सब चीजें जो हैं उलट गई हैं। मेरे ख्याल में वो उस चीज को रिकंसाइल कर ही नहीं पा रहे हैं कि इतना पंजाब जो है बदल गया है। उन्हें अंदाजा ही नहीं हो पा रहा कि पंजाब में, हालांकि इस वक्त उनकी हुकूमत है, लेकिन मियां नवाज शरीफ एक मर्तबा भी पार्लियामेंट नहीं आए। उन्होंने पार्टी चले, उन्होंने पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया ना, तो हर जगह जाके पार्टी के वो रीऑर्गेनाइज करें। होता है, हार जीत होती है, चीज़ें उलट जाती हैं, पलट जाती हैं। बेनज़ीर भुट्टो 17 सीटें लेकर कौमी असम्बली में बैठी रहीं और उन्होंने बाजी पलट दी। तो आप भी जाएं देखें, गलतियां हैं वहाँ एक्सेप्ट करें इन चीज़ों को उन्होंने। और जो अभी भट्टी साहब देखिए, 2 मेजर नवाज शरीफ से मेरे नुक्ता नज़र से पिछली 40 साल की सियासत में जो 2 बड़े पॉलिटिकल ब्लंडर्स हुए हैं, एक जनरल मुशर्रफ के वक्त में उनका बाहर जाना जबकि एक मूवमेंट बन रही थी, दूसरी बार इमरान खान के दौर में जाना। इन दोनों के उस वक्त तो जनरल मुशर्रफ की थी, तो आप वापस आए तो आपको लगा कि लोग तो आपके साथ हैं और चीज़ें पलट गई। इस मर्तबा आपका ओपोनेंट जो था वो एक सिविलियन था और वो एक पॉपुलर लीडर था। उसने आपके जाने के बाद उस स्पेस को फिल कर लिया जो स्पेस आप छोड़ गए उसने। तो ये मेरा ख्याल है मियां साहब रिकंसाइल अब तक नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से वो एक आइसोलेशन में नजर आ रहे हैं। हो सकता है कम बैक करें, और जाहिर है एक पॉलिटिशियन को कम बैक करना चाहिए, लेकिन आपको ग्राउंड पे रह के इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि आपसे क्या गलतियां हुई। आपके साथी आपका साथ छोड़ गए,
आप चौधरी निसार साहब छोड़ गए तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ना जिसके लिए कोई भी सियासतदान या उसकी पूरी की पूरी सियासत खड़ी होती है। नवाज शरीफ के लिए हमेशा से जमहूरियत की लड़ाई, उनका वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट रहा है। बेशक हम उसे अग्री करें या डिसअग्री करें, मुख्तलिफ वक्तों में बेशक उन्होंने छोड़ दिया, बट मौजूदा दौर में जिस तरह से महमल हुआ, किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? एक्स बंद कर देना और फिर उनके ही अपनी हुकूमत के लोगों का उसको जस्टिफाई करना, सहाफ़ियों पर पाबंदी का कानून, फिर अभी ये फ़ोन टैपिंग से मुतल्लिक उनके वज़रा हैं, इतने सपोजिडली सीनियर तरीन वज़रा, वो बैठ के उसको जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तो होगा, आप एहतियात करें। तो ये किस तरह से इसका बोझ उठा पाएंगे? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 2017 तक की बात करते तो 2017 तक की बातें वो गलत तो नहीं करते। तो वो बताते हैं कि किस तरीके से मुल्क चल रहा था, मईशत चल रही थी, बाकी जो सब कुछ हो रहा था। हमने देखा कि इवन मुशर्रफ दौर के बाद जो ट्रांजिशन हुई, यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जिस तरह से सिविलियन ट्रांजिशन भी हुई, हुकूमतें बड़ी स्मूथली जो है वो हैंड ओवर हो रही थी। और फिर उसके अलावा 18वीं तरमीम भी हुई, किस तरीके से कंसेंसस के साथ एक बहुत बड़ी जो चीज़ है वो भी सारा कुछ हुआ। तो मुल्क एक डायरेक्शन में चल रहा था। और फिर 2017 के बाद हमने ये देखा कि क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च करना था, किसी तरीके से फैसिलिटेट करके हुकूमत में लाना था, तो पूरे निज़ाम को दरहम बरहम किया गया। उसके अंदर आपकी जुडिशरी भी इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन गई, आपकी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी जो है वो सबके सामने है। फिर किस तरीके से 2018 के अंदर हुकूमत आई। अच्छा, अब वो जो हुआ उसके बाद ये देखा गया कि पाकिस्तान के अंदर ये हमारी सियासत के अंदर जो एक चीज़ चेंज हुई वो ये कि यहाँ पर डिलीवरी के ऊपर वोट नहीं पड़ा, यहाँ पर कॉम्पिटेंस के ऊपर वोट नहीं पड़ा, यहाँ पर एक बयानिए के ऊपर पड़ा। वो बयानिया ख्वाह जो है एक साजिशी थेरी बना दी गई, एक झूठ के ऊपर मबनी बयानिया जो है वो बना दिया गया, और उस बयानिए की वजह से जो है यहाँ पर एक हमने वोटिंग पैटर्न भी देखा। तो एक तो ये चीज़ है कि ये भी एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ भी हो सकती है, जिस तरह शहजाद बात कर रहे थे कि बदल हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ अलीना ये कि जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी बेटी वज़ीर आला है और उनके भाई जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, और हम एक हाइब्रिड निज़ाम के अंदर तो जकड़े हुए हैं जो कि 2018 से लेकर अब तक जो है वही चल रहा है। और बल्कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि मज़ीद स्ट्रेंथन हो रहा है, सीमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब इसके अंदर अगर वो जो है कोई बात करते हैं इस तरह की और तो उससे क्या नुकसान किसको होगा? उससे नुकसान जो होगा उनकी बेटी की भी हुकूमत को होगा, उनके भाई की भी हुकूमत को होगा। तो हाइब्रिड निज़ाम को रोल बैक करने के लिए, जो मैं पहले से भी कह रही हूँ, ठीक है ये कई लोगों को लगता है कि पता नहीं ये प्रैक्टिकल चीज़ है कि नहीं है, बड़ी आइडियलिस्टिक हम बातें करते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम की वजह से सियासी जमातें जो है ना वो बारियां लेने के लिए खड़ी हुई हैं। लेकिन उस सिलसिले में मैं आपका पॉइंट अगर पूरा मान भी लूं तो उस सिलसिले में भी फिर तो नवाज शरीफ का किरदार और उनका मुतहरिक होना और इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता कि वो एज अ स्टेट्समैन आते और जो अपनी ऑपोजिशन है, हुकूमत है, उसको साथ मिलाते, एज अ वेटरन बैठते और फिर चीज़ों को आगे लेके जाते। लेकिन वो तो बिल्कुल साइड पे कहते इमरान खान को दावत देते तो वो कितना अच्छा जेस्चर जाता। नहीं अलीना, इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ बात कर दूं, देखें सियासत से तो उन्होंने कोई किनारा कशी नहीं की ना, इलेक्शन लड़ा, पार्लियामेंट में आए, यानी कि वो एमएनए, वो खुद नहीं वज़ीर आज़म बने, लेकिन एमएनए पार्लियामेंट में सिर्फ एक इजलास में आए। मेमल सुन तो ले, मैं वो बजट इजलास में नहीं आए, बात नहीं करी, मैं बात ये कर रही हूँ कि वो वैसे तो यानी एमएनए बनकर वो रहे हैं सियासत के अंदर, यानी कि उन्होंने क्विट नहीं की और अपनी पार्टी के भी वो सदर बन गए। बात ये है कि हाँ, उनकी खामोशी की जो मैं बात कर रही हूँ हाइब्रिड निज़ाम की वजह से। आपने बताया कि जो ऑफर्स हो रही हैं इस वक्त पीटीआई को गवर्नमेंट की तरफ से, क्या आपके ख्याल में इसमें मियाँ साहब की रजामंदी नहीं शामिल होगी? क्या ये जो चीज़ है, ये एक सियासतदान या लीडर्स को ये चीज़ का एहसास होना कि यहाँ पर अब बारियाँ लगी हैं, अगर हाइब्रिड निज़ाम ऐसे ही जारी रहा तो आवाम की, तो मैंने पहले बात की कि डिसएनफ्रेंचाइज हो गया, उनके वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये होगा कि बारी होगी कौन इन फेवर है, कौन आउट ऑफ फेवर है। तो इस चीज़ को अगर रोल बैक करना है तो जब तक सारी सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होंगी, अगर ये ऑफर्स हो रही हैं पीटीआई को आप हमारे साथ आकर बैठे, सारी सियासी जमातों को इकट्ठा करने में नवाज शरीफ का किरदार ज्यादा अहम ना होता? कुछ घटी साहब आना चाहिए ना अलीना, ये चीज तो हुकूमत की तरफ से ही आती है, हुकूमत का पार्ट है, एमएनए है जिसको वो यूटिलाइज नहीं कर रहे उस सीट को, लेकिन हुकूमत ही दे रही है। एक बात, अच्छा मज़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड मेमल। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि ऐसा मैंने तो बहुत ही अनयूजुअल फैसला था नवाज शरीफ साहब का। आप वजीर आजम बन सकते थे और आपने कहा कि चूंकि सिंपल मेजॉरिटी हमारे पास नहीं है इसलिए मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा। ये इतना गैर सियासी फैसला था, यानी आप वो चैलेंज कबूल करने को तैयार नहीं है जिस चैलेंज को आपने अपने भाई के हवाले कर दिया कि भाई मैं नहीं बनूंगा, तुम बन जाओ। और उसके अंदर मतलब
ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन है? ये कोई सर मेमल के पास पॉइंट है इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर एक्चुअली जो पार्टी की भी राय है कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जो पीडीएम की हुकूमत थी जो 16 माह की थी, उसके अंदर इतने कोलिशन पार्टनर्स को वो जिस तरीके से लेकर चले, कोई नाराज भी होता था तो वो एक स्मूथली उनकी एक पर्सनैलिटी, उन्होंने जिस तरीके से इनको सबको जोड़े रखा, तो इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब बेहतर चला सकते हैं। मियां नवाज शरीफ तो अपना, वही तो मैंने पहले बात की कि वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चला सकते, उनकी पर्सनैलिटी नहीं होगी, ये उनकी अपनी पार्टी के लोग भी ये कहते हैं। ये ऐसा है कि नवाज शरीफ साहब को अंदाज़ा था कि इस तरह के आने वाले दिनों में हमें फैसले करने पड़ेंगे, तो मैं वो भाई को कह दूं कि वो सारे कर लें, उनकी हुकूमत के सर जिम्मा जाए, मेरे ना आए। माजरत के साथ ऐसे ही कहना पड़ता है ना, और क्या कहें। गैर मकबूल फैसले भाई कर ले, गैर मकबूल कह ले पार्टी तो। लेकिन अलीना ये तो वैसे सबको ही पता था, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, अगर सादा अक्सरियत से भी आती तो गैर मकबूल फैसले तो लेने थे। ये तो हो ही नहीं सकता था कि पाकिस्तान के मुआशी बहरान से कुछ तो नहीं, गैर मकबूल मैं वो वाले नहीं कह रही। अब जो हम एक पाबंदी कल्चर और पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं, जिस तरह की एक महाजराई भी हुई है, और वो सेम पेज जो एग्जैक्टली जो सेम पेज इस वक्त एंजॉय किया जा रहा है अपेरेंटली। भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज मुख्तसर रखिएगा भट्टी साहब। जी मैडम शेख, प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च हुआ, आपके साथ हूँ मैं। इसके बाद प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लॉन्च हुआ है। इमरान खान तो जैसा तैसा था, प्रोजेक्ट लॉन्च करके भी यहाँ रहा और जेल में भी यहाँ रहा। प्रोजेक्ट नवाज शरीफ का ये है कि जब मुश्किल वक्त आती है तो मैंने नहीं होना सामने यहाँ रहना, आसान वक्त आएगा तो मैं वापस आऊँगा। और अब जब प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लॉन्च हुआ और वो लंदन से वापस आए उसी सारे लवाजमात के साथ जिसके साथ इमरान खान आए थे, तो अब वो गायब हो गए हैं। इमरान खान आज भी जेल में है, वो आज भी बोल रहा है, आज भी महंगाई पे नवाज शरीफ बात नहीं करते, इमरान खान करता है। बेरोजगारी पे नवाज शरीफ बात नहीं करते, इमरान खान करता है। मुल्क के सिस्टम पर नवाज शरीफ बात नहीं करते, इमरान खान करता है। सर वैसे ये मवाजना बनता नहीं, माजरत के साथ बाकी पॉइंट बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये मवाजना बनता नहीं है। इमरान खान अपोजिशन में है तो नेचुरली उनके लिए करना बड़ा आसान हो जाता है। जी, तो वो हुकूमत में है तो वो कोई इकदामात भी तो नेचुरली कर ले। ये सवाल बड़ा है, आसान है, ये सवाल है, तो कुछ नहीं करता। ये बहुत बड़ा सवाल है, बट ये मवाजना माजरत के साथ नहीं बनता। लेकिन खैर चले, मेमल को हम ये ज़रूर, उनकी एक अप्रोच है, उनकी अपनी एक राय है और उसको पूरी तरह ओन कर रही हैं कि उनके मौक़िफ़ में क्यों नवाज शरीफ खामोश हैं या उसकी क्या जस्टिफिकेशन है। बाकी हमारे तीनों तज्ज़ियाकार उस राय से इत्तफाक नहीं कर रहे, बल्कि वो समझते हैं कि नवाज शरीफ की बहुत बड़ी गलती है कि वो उस वक्त खामोश है। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, हमें बताइएगा अपना फीडबैक। अल्लाह हाफ़िज़।